हाँ, बिजनेस कम्युनिकेशन वाला टॉपिक अपना कंटिन्यू कर देते हैं। चैप्टर नंबर 8 चल रहा था, बिजनेस टर्मिनोलॉजीज, वो टर्म्स पे आ जाते हैं। लास्ट 160 तक कंप्लीट किया था, पेज नंबर 112 है, 161 नंबर का टर्म है, वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। आज भी काफ़ी सिंपल टर्म्स भी आएंगे इन बिटवीन, तो क्विकली कवर कर सकते हैं उसको। हाइपोथिकेशन लास्ट बात हो रही थी, जब मैंने आपको बोला कि आप अगर पैसा बोरो करके कोई एसेट परचेज कर रहे हो तो दैट एसेट इज हाइपोथिकेटेड टुवर्ड्स द मनी लेंडर। जैसे बैंक से आपने गाड़ी खरीदी लोन पे, तो बैंक वाले ने वो पैसा आपको दिया है, तो कहीं ना कहीं गाड़ी उसके पास गिरवी पड़ी है जब तक आप उसके पूरे पैसे नहीं दे देते, तो दैट इज कॉल्ड हाइपोथिकेशन। मतलब कहीं ना कहीं चार्ज बैंकिंग अथॉरिटी का है आपकी गाड़ी के ऊपर, भले आप उसको यूज कर रहे हो लेकिन असली मालिक बैंक है। आखिरी ईएमआई भी बाकी है ना, तो भी बैंक वाले आपकी गाड़ी लेके जा सकते हैं, ये कंडीशन वहाँ पे रहती है। नेक्स्ट 161 में आईएएस, दैट इज एब्रीवेशन, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। वैसे तो आईएएस का मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज भी होता है, लेकिन वो दूसरा फुल फॉर्म हो गया। यहाँ अपने अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सुना है इसके बारे में? आईएमएफ, ठीक है, तो ये अथॉरिटी एक वर्ल्ड बैंक है, एक आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये लोग है ना उन कंट्रीज को फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं जिनको पैसों की जरूरत होती है। दोनों एंटिटी है, वर्ल्ड बैंक भी लोन देती है और आईएमएफ जो है वो एंटिटी भी आपको पैसा प्रोवाइड करती है। बट ये दोनों एंटिटी में फर्क क्या है, एक नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में क्या डिफरेंस होता है। आईएमएफ जब पैसा दे रहा है तो कंडीशन पे पैसा देता है कि भाई आप हमारी बात सुनोगे, हम जैसा बोल रहे हैं वैसा करोगे तो ही आपको पैसा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। वर्ल्ड बैंक में ऐसा नहीं है। तो यूजुअली क्या होता है, वो कंट्रीज जो फाइनेंशियली स्टेबल है, जिनके पास पैसे हैं और डिफॉल्ट होने का कोई टेंशन नहीं है, वो लोग वर्ल्ड बैंक से लोन ले लेते हैं कि भाई आप नॉर्मली हमें लोन दे दो और हम रीपे करते जाएंगे और इंटरेस्ट पे ऑफ कर देंगे। आईएमएफ की जरूरत तब पड़ती है जब आपकी कंट्री की इकोनॉमी की हालत खराब है। जैसे अभी पाकिस्तान का मैटर चल रहा है, तो पाकिस्तान ने आईएमएफ से पैसे मांगे हुए हैं कि भाई हमारे पास फंड नहीं है तो हमें पैसा दे दो, कुछ $1 बिलियन के ऐसा कुछ उन्होंने फंडिंग मांगा। अब आईएमएफ बोल रहा है कि भाई आपको पैसा देने का मतलब है पैसा खड्डे में डालना, क्योंकि जितना पैसा आपके पास आता है सारा खत्म कर देते हो, कहाँ चला जाता है पता ही नहीं है। अमेरिका इतना फंडिंग देता है, चाइना वाला इतना पैसा देता है, फिर भी देश के पास पैसे हैं नहीं। तो आपको $1 बिलियन हम दे तो देंगे, वापस कहाँ से करोगे? सिक्योरिटी रखने के लिए कुछ नहीं है, बिजनेस आपके पास उतना है नहीं, इनकम आपकी जनरेट हो नहीं रही, तो ये पैसा पे बैक कैसे करोगे? तो बोले नहीं आप दे तो दो, हम मैनेज कर लेंगे। ये मैनेज कुछ नहीं करते, एक तरफ से पैसा लाते हैं, फिर खत्म हो जाता है, फिर दूसरे से उधार मांगते हैं, फिर इसका उधार चुकाते हैं, यही चल रहा है। तो आईएमएफ ने बोला कि भाई हम ऐसे इस तरीके से अमाउंट नहीं देते, हम कंडीशनल लोन देंगे, आपकी इकोनॉमी में इंटरफियर करने का हमको राइट चाहिए, और हम जब पैसा आपको प्रोवाइड करेंगे तो जो कंडीशंस हम बोलेंगे फॉलो करनी पड़ेगी। अब वहाँ पे उन्होंने क्या कंडीशंस फॉलो करवाई, अभी भी पैसा दिया नहीं है लेकिन कंडीशन फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं। बोला आप जो भी सब्सिडी देते हो पब्लिक को, जैसे पेट्रोल पे वहाँ पे सब्सिडी थी, तो पेट्रोल आप खरीदते हो तो उसमें गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सब्सिडी रहती है। बोला ये सब्सिडी पहले तो वापस लो, एक तो आपकी गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, ऊपर से आप पब्लिक को डिस्काउंट दे रहे हो, तो जो नुकसान हो रहा है वो पैसा कहाँ से आएगा? तो नुकसान बढ़ता जाएगा, तो ये सारी पॉलिसी ठीक नहीं है। अब गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं, पैसा चाहिए तो कंडीशन माननी पड़ेगी। वहाँ पे क्या कंडीशन हुई, एक ही दिन में गवर्नमेंट ने पेट्रोल पे सब्सिडी वापस ले ली, और सब्सिडी थी कितनी पता है? 1 लीटर पे 58 रुपीज़। तो एक ही दिन में पेट्रोल 60 रुपीज़ महंगा हो गया विद इन अ डे, क्योंकि उनको कंडीशन के हिसाब से वो फॉलो करना पड़ा। वहाँ पे पेट्रोल का रेट 250 से 300 रुपये लीटर है, तो इमीडिएटली एक दिन में इतना रेट बढ़ा दिया, कोई चॉइस नहीं थी। तो ऐसी कंडीशंस मानोगे तो पैसा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में बेसिक डिफरेंस यहाँ पे रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। इनकम स्टेटमेंट कोई नई बात नहीं, इसमें आपकी कमाई दिख रही है, प्रॉफिट एंड लॉस। इनकम टैक्स भी आपको पता है। इंडेमनिटी, इंडेमनिटी या इंडेमनीफाई करना मतलब गारंटी देना, अश्योर करना कि आप टेंशन मत लो, हमारी वजह से अगर आपका कोई नुकसान हुआ तो उसकी पूरी भरपाई हम करेंगे, दैट इज इंडेमनिटी। तो किसी को भी इंडेमनीफाई करना मतलब उसको अश्योर करना कि उसका कोई रिस्क नहीं है, अगर वो ट्रांजैक्शन कर भी रहा है ना, जो लॉस हुआ वो हम पे करेंगे, आपको कोई लॉस बेयर करने की जरूरत नहीं है, दैट इज टू इंडेमनीफाई। या इसको अगर अग्रीमेंट में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं इंडेमनिटी क्लॉज, ऐसे टर्म यूज किया जाता है। नेक्स्ट इंडेंट, इंडेंट का मतलब एजेंट को ऑर्डर भेजना, मतलब एजेंट को एक कम्युनिकेशन करना कि भाई आप आगे गुड्स बाई कर लो, गुड्स परचेज कर लो। तो एजेंट को इन्फॉर्म करना कि आप परचेज ऑर्डर दे दो और गुड्स खरीद लो हमारे बिहाफ पे, दैट इज इंडेंट ऑर्डर, वैसे बोला जाता है। इंडेंचर, इट इज डीड साइन बिटवीन 2 और मोर पार्टीज एज अपोज टू 1 मेड बाय अ सिंगल पार्टी। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि किसी एक पार्टी ने यहाँ पे कोई डीड नहीं बनाई है, ये ऐसी डीड है जो दोनों पार्टीज ने मिलकर बनाई है और दोनों साइन कर रहे हैं। यूजुअली क्या होता है, एक पार्टी अग्रीमेंट रेडी करती है, दूसरी वाली साइन करती है। यहाँ पे ऐसा है कि दोनों ने मिलकर ये अग्रीमेंट कंसिडर करके नेगोशिएट करके बनाया और अब दोनों साइन कर रहे हैं, दैट इज एन इंडेंचर। तो इन्वॉल्वमेंट दोनों का है, ये पॉइंट यहाँ पे देखा जा रहा है। इन्फ्लेशन आपको पता है, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई,
जिस रेट पे बढ़ रही है, और वर्ल्ड में इकोनॉमी में ही चलता रहता है। अभी लास्ट 3-4 साल में अगर आपने देखा हो थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स, आप लास्ट 2 साल से तो पढ़ ही रहे थे, तो उस बेसिस पे एक आइडिया आया होगा कि इन्फ्लेशन रिसेशन ये चलता ही रहता है। और ये ना सीसो है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, ये बैलेंस नहीं हो पाएगा। सीसो में कैसा होता है ना, या तो एक तरफ इस तरफ होगा या वैसे रहेगा, वो बैलेंस नहीं हो सकता बीच में। इन्फ्लेशन रिसेशन का भी ऐसे ही चलता रहता है। कोविड के पहले मार्केट अलग था, कोविड में एकदम ही रिसेशन आ गया, कोई खर्चा ही नहीं कर रहा है, कोई खरीद ही नहीं कर रहा है, डिमांड जीरो हो गई। अब जैसे ही मार्केट खुला तब आपने देखा एकदम से लोग परचेज कर रहे हैं, एकदम से लोग खर्चा कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर बढ़ गया था, सभी का हुआ, क्योंकि एक साल से घर पे बैठे ना, कोई खर्चा नहीं किया, ना शॉपिंग की, ना घूमने गए, ना खाने पीने गए। उसके बाद पब्लिक अलग ही पागल हो गई थी। जैसे कोविड ओपन हुआ ना, उसके बाद जो वैकेशन टाइम आया तो इतनी खतरनाक भीड़, जहाँ जाओ आपको पब्लिक मिलेगी, क्योंकि लोग फ्रस्ट्रेट हो गए थे घर पे बैठे बैठे, बोले यार नहीं है ना पैसे, कुछ भी अरेंज करेंगे लेकिन जाना तो है, घर बैठे बैठे पागल हो गए और नहीं बैठ पाएंगे, खर्चा होता है होने दो। तो लोगों ने भर भर के ओवर एक्सपेंडिचर किया, वो एक साल की सारी भड़ास जो है ना वो एक साथ निकाली। अब जैसे ही ये किया, क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ने का इम्पैक्ट क्या हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ गया, मार्केट में कैश फ्लो ज़्यादा आ गया, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, हर चीज़ की महंगाई बढ़ रही है, लोग खर्चा भी किए जा रहे हैं, महंगा है तो भी खर्च कर रहे हैं, और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। आरबीआई को समझ आ गया भाई बहुत हो गया, ऐसे नहीं चलेगा, वापस घर पे जाके बैठो, ऐसे इन्फ्लेशन बढ़ाते रहोगे तो हमारी इकोनॉमी कहाँ जाएगी। तो फिर वापस से बोला नहीं, इन्फ्लेशन को कम करना। अब इन्फ्लेशन को कम करने के तरीके ढूंढ रहे हैं, इंटरेस्ट रेट्स में चेंजेस कर रहे हैं, रेपो रेट बढ़ा रहे हैं, होम लोन महंगा कर दिया, कार लोन महंगा कर दिया, भाई खर्चे कम करो, उसको नीचे लेके आओ, ज़्यादा खर्चा कर दिया। अब खर्चे कम करने लग रहे हैं तो फिर एकदम ही कम हो गया खर्चा, तो फिर रिसेशन आ गया, तो उसको ना बैलेंस करते रहना पड़ता है। तो ये कभी भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं आएगा, ये चलता रहेगा, और आरबीआई का काम ही है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज को वो इस तरीके से मैनेज करता रहे कि एक बैलेंस बना रहे वैसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंजंक्शन, इंजंक्शन पे हमने बात की थी, स्टे ऑर्डर मैंने आपको बोला था। इंजंक्शन का मतलब क्या होता है, जो कोर्ट में जाके आप कोर्ट को बोलते हो कि सामने वाला जो एक्टिविटी कर रहा है उसको टेम्पररी एक बार रोक दो, दैट इज कॉल्ड इंजंक्शन, या फिर स्टे ऑर्डर बोला जाता है। ये लीगल टर्म है, अपने कॉमन लैंग्वेज में स्टे ऑर्डर बोलते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि भाई मेरी ज़मीन है, आपने उस पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया, अब मैं पहले तो आपके खिलाफ केस फाइल करूंगा, जब तक केस का जजमेंट आएगा कंस्ट्रक्शन तो कंप्लीट हो चुका होगा, तो मैं कोर्ट को पहले क्या बोलूंगा, भाई ये कंस्ट्रक्शन रोको, आप इसको टेम्परेरीली होल्ड पे डालो, जब तक केस का फैसला नहीं हो जाए कि ज़मीन का मालिक कौन है, तब तक कंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं चलना चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड इंजंक्शन और स्टे ऑर्डर वैसा। नेक्स्ट, इनसाइडर ट्रेडिंग, ये तो कहीं ना कहीं आया होगा पढ़ने सुनने में। इनसाइडर ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में होता है ना, कंपनी के अंदर की खबर निकालो, उसके बेसिस पे पहले ही शेयर खरीद लो या बेच लो, ताकि फिर जब रेट चेंज हो तो आपको प्रॉफिट हो जाए, दैट इज इनसाइडर ट्रेडिंग। तो ये हर्षद मेहता वाला जो स्कैम वाली सीरीज पे अपने बात कर रहे थे, वो यही था पूरा मैटर। बाद में समझ लो उसके मैटर की वजह से ही सारे चेंजेस हुए लीगल सिस्टम में। ये जो अपना सेबी आज इतना पावरफुल है, वो सेबी कोई सुनता ही नहीं था। वो सीरीज में आपने देखा भी होगा, वो सेबी का जो अथॉरिटी है बोले यार सर हमारी सुनता कौन है, हम तो सिर्फ गाइडलाइन दे सकते हैं, बता सकते हैं, गवर्नमेंट सुने तो ठीक है, आरबीआई सुने तो ठीक है। तो बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे, उनको सब दिख रहा है क्या हो रहा है, लेकिन पावर नहीं है ना, लीगल अथॉरिटी नहीं। आज सेबी के पास इतना लीगल अथॉरिटी है ना कि वो जो चाहे वो कर सकती है। वो अथॉरिटी उनको मिली ही तब जब ये स्कैम वाला मैटर बाहर आया, और सेबी का एक्ट भी 1992 का है। वही हर्षद मेहता वाला स्कैम जब बाहर आया तभी फिर गवर्नमेंट को लगा कि नहीं यार सेबी को पावर देने पड़ेंगे, अथॉरिटी बना के रखी और कोई काम की नहीं है ना, तो मैटर बार बार होते रहेंगे, तो उस वजह से ये सब चीज़ें चेंज हुई। ठीक है, तो इनसाइडर ट्रेडिंग का ये मैटर है। उसके बाद इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी, ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन खराब होना। इंस्ट्रूमेंट, आपने बोला डॉक्यूमेंट, तो उसका एक और नाम होता है इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट एक जनरल टर्म है, अपने नॉर्मल लैंग्वेज बोलते हैं कि भाई डॉक्यूमेंट है, लेकिन उसको लीगल टर्म्स में इंस्ट्रूमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, तो एक इंस्ट्रूमेंट, वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अलग होता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट अलग हो सकता है। ये लीगल डॉक्यूमेंट को इंस्ट्रूमेंट बोला जा रहा है बिजनेस लैंग्वेज में। इंश्योरेंस का मतलब आप ऑलरेडी जानते हो, नया टर्म नहीं है। इनटेंजिबल असेट भी आपने पढ़ा है, जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ये सब चीज़ें। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब भी वही है। एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में 8 टर्म्स आते हैं, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइंस, ये सब चीज़ें होंगी। इंटरेस्ट आपको पता है, फंड्स बोरो करोगे तो पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट, इंटरनेट बैंकिंग, ये सब चीज़ें आजकल ट्रेंडिंग है। इन्वेंट्री का मतलब आपके गोडाउन में कितने गुड्स पड़े हैं, कितना स्टॉक पड़ा है, तो उसको अपनी इन्वेंट्री बोलते हैं। इनवॉइस इज अ डॉक्यूमेंट, इट इज़ अ बिल। IRDA अगेन फुल फॉर्म, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। जजमेंट, कोर्ट का डिसीजन, सिंपल टर्म्स। जंबो सर्टिफिकेट, ये भी आजकल आउटडेटेड हो गया। पहले क्या होता है, जैसे ये कॉमन सी चीज़ है, अपने भी ऐसा करते हैं बहुत बार। आपके पास ना जैसे करेंसी नोट है, आपके पास 50-50, 100-100, 200-200 रुपए के नोट है, आप सोच रहे हो इतने सारे नोट कहाँ कैरी करूँ और खर्च नहीं करना है,
तो अपने क्या करते हैं 100 200 के छुट्टे किसी को देके उससे 2000 का नोट ले लिया। अब अगर आपने ऐसा किया है तो अभी आपको बैंक जाना पड़ेगा, 2000 रुपये भी जमा करवाने पड़ेंगे। वो 2000 का नोट भी बंद हो गया तो 2000 के नोट बचा के कोई फायदा नहीं, बिकॉज वापस गवर्नमेंट ने बोला कि अब नोट वापस ले रहे हैं। अभी क्या खेलते रहते पता ही नहीं चल रहा है। पहले ये 2000 के नोट के लिए लाइन में लगा दिया था कि भाई जाओ 2000 के नोट लेके आओ। अब इतने अच्छे पिंक कलर के नोट निकाले, देखने में भी अच्छे लग रहे थे। अब बोले वापस दे दो, बहुत हो गया। हमने तो लॉन्च क्यों किए थे, अभी तो 5-6 साल तो हुए नहीं, नोट वापस ले लिए। और जो लाइन में लगे, पहले लाइन में लगे नोट लेने के लिए, अब लाइन में लग रहे हैं नोट जमा करवाने के लिए। ठीक है, अभी और मीडिया में मजाक बन रहा है वो अलग। बोले 2000 के नोट में जो चिप लगाया था उसका डेटा फुल हो गया है, तो बोले अब सबमिट कर दो ताकि गवर्नमेंट को पता चले कि आपके पास कितना ब्लैक मनी क्या है क्या नहीं। तब न्यूज़ वाले कुछ भी चला रहे थे। 2000 का नया नोट आया था ना, बोले इसमें जीपीएस वाला चिप लगाने वाले, आप 2000 का नोट जहाँ छुपा के रखोगे गवर्नमेंट लोकेशन ट्रेस कर लेगी। मैं बोला यार क्या चल रहा है। और ये आज तक पे न्यूज़ चैनल पे लाइव दिखाया जा रहा था, रिपोर्टर ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे और पब्लिक भी देख रही है बैठ के। रोज का न्यूज़ में यही चल रहा है और व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड भी हो रहा था कि मोदी जी ने ऐसा कर दिया कि नोट के अंदर चिप लगा दिया। मैं बोला जाओ देश छोड़ के भाग जाओ, और क्या ब्लैक मनी कहाँ से लाओगे। बट ऐसा होता नहीं, बट वो तब न्यूज़ चल रही थी। अब वही 2000 का नोट आपको वापस देना। अब यहाँ पे ऐसा है कि आपने 100 10 50 के नोट इकट्ठे करके, सपोज 2000 का नहीं 500 का नोट ले लिया, तो यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन हो गया ना, 100 के 5 नोट संभालने पड़ते, इससे अच्छा 500 का एक नोट संभाल लेते हैं। कैरी करना भी ईजी रहेगा और दूसरा खर्चा नहीं होगा। लोग कितनी बार ना बड़ी नोट जानबूझ के रखते हैं, ये खर्च नहीं होती। वॉलेट में पर्स में आपके 50 100 20 रुपए पड़े ना तो तुरंत खर्च हो जाते, चलना ये ले लेते वो ले लेते, पता ही नहीं चलता पैसे खत्म कब हो गए। लेकिन वही 500 या 2000 की नोट होती है तो अपने उसको छुपा के रखते हैं अंदर कि इमरजेंसी फंड है, इसको नहीं निकालना है जल्दी, तो पैसे बचे हुए रहेंगे। तो ये शेयर सर्टिफिकेट में भी आप ऐसा कर सकते हो। अब जैसे रिलायंस के शेयर में खरीद रहा हूँ, तो मेरे पास जैसे जैसे पैसा आता गया मैं थोड़े थोड़े शेयर खरीदता गया, कभी 5 खरीदे, कभी 2 खरीदे, कभी 10 शेयर खरीदे। ऐसे अक्यूमुलेट करते करते मेरे पास 500 शेयर हो गए। और ये 500 शेयर्स मैंने अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे खरीदे, जिसके मेरे पास 20 25 30 सर्टिफिकेट्स पड़े। तो मैंने कंपनी को बोला एक काम करो, ये सारे सर्टिफिकेट वापस ले लो और मुझे एक कंबाइन सर्टिफिकेट बना के दे दो, जिसमें मेंशन कर दो कि मेरे पास ये शेयर है और टोटल 500 क्वांटिटी है और एवरेज इतने रुपए के शेयर है। इतने सारे सर्टिफिकेट संभालने पड़ते हैं, कहीं एक आध मिसप्लेस हो गया ना तो फिर बाद में प्रूव करना डिफिकल्ट होगा। तो ये जो आपको रिप्लेसमेंट में कंबाइन सर्टिफिकेट मिला, उसको अपने क्या बोलते हैं, जंबो सर्टिफिकेट। बट आज की डेट में क्योंकि डीमैट है, लोग शेयर सर्टिफिकेट होल्ड करते नहीं है, तो ये पॉइंट थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया वैसा। फिर ज्यूरी का मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जो आपकी बात सुन रहे हो, जजमेंट दे रहे हैं। ठीक है, जजेस का जो ग्रुप होता है उसको ज्यूरी बोला जाता है। दूसरा बोला काइंड, यहाँ काइंड का मतलब पेमेंट की बात हो रही है, पेमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी, पेमेंट इन टर्म्स ऑफ काइंड, ऐसा होता है ना। पेमेंट इन टर्म्स ऑफ काइंड का मतलब आप पैसों के फॉर्म में पे नहीं कर रहे, कोई और फॉर्म में पे कर रहे हो। जैसे एक्सचेंज वाला केस हो गया, आप मुझे इतने गुड्स दे दो, उसके बदले में आपको इतने गुड्स दे देता हूँ, तो वो इन पेमेंट इन काइंड, वहाँ पे कोई कैश या मनी एक्सचेंज नहीं हो रहा है। लेबर इंटेंसिव, ये प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। जिन फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन के लिए फिजिकल लेबर ज़रूरी है तो उसको बोलते हैं लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। और कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जो ऑटोमेशन पे काम चलता है, मशीन लगा दी, मशीन अपना काम कर रही है, मैनुअल लेबर वर्क नहीं, ऑटोमेशन है, तो वो डिपेंड करता है। आजकल ऑटोमेशन की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, लेबर इंटेंसिव कम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हर इंडस्ट्री में ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कंस्ट्रक्शन का काम है, अब कंस्ट्रक्शन का काम मशीन नहीं कर सकती, उसमें ह्यूमन लेबर चाहिए। ठीक है, टेक्सटाइल में जैसे मशीन्स पे काम होता है और इंडस्ट्रीज में काम होता है, तो वहाँ एग्रीकल्चर है तो वहाँ आपको फिजिकल लेबर की जरूरत पड़ेगी, तो लेबर इंटेंसिव। लैंडिंग ऑर्डर, ये कस्टम्स वाला टर्म है, लैंडिंग ऑर्डर बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बोला हुआ है कि जब कार्गो या शिप पोर्ट पे आती है तो उसकी फॉर्मेलिटीज होती है, पेपर वर्क होता है, गुड्स चेक होते हैं, वेरीफाई होते हैं, फिर एक डॉक्यूमेंट इशू होता है कि आप इस गुड्स को लेके जा सकते हो और पोर्ट पे उतार सकते हो। तो दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड लैंडिंग ऑर्डर, कि भाई लैंड कर सकते हैं गुड्स को पोर्ट पे और क्लियरेंस आप लेके गुड्स लेके जा सकते हो। नेक्स्ट टर्म है, आपने सुना होगा मनी लॉन्ड्रिंग, कुछ आइडिया है इसके बारे में? मनी लॉन्ड्रिंग का भी टर्म सुना है, उसी से रिलेटेड है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करना, दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये बहुत बार होता है, अभी भी चल रही है प्रैक्टिस, बड़ी कॉमन है। अब ब्लैक मनी है उसको व्हाइट में कन्वर्ट करना है तो कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन को जुगाड़ करना पड़ेगा, तो एंट्रियां घुमाते रहते हैं इधर से उधर, ये करते वो करते, ब्लैक मनी को व्हाइट कर देते तो गवर्नमेंट को पता नहीं चलता। बट ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है, मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट बना हुआ है और अगर इसमें पकड़े गए तो जेल होगी अच्छी खासी और फाइन लगेगा वो अलग। लीज रेंट, सिंपल टर्म, नया कुछ नहीं। लीगल टेंडर, लीगल टेंडर मतलब वो करेंसी जिसको आरबीआई एक तरीके से एक्नॉलेज करती है कि ये लीगल करेंसी है। जैसे भी 2000 का नोट है वो अभी लीगल टेंडर है, लेकिन उन्होंने डेडलाइन दे दी कि सितंबर के बाद वो लीगल टेंडर नहीं रहेगा, तो अब उससे पहले आराम से जो है इसको बैंक में सबमिट करवा दो। अब ये तो अच्छा है कि इस बार इतना टाइम तो दिया,
पहले तो मोदी जी टीवी पे आ गए थे अचानक से, आज से 1000 के नोट बंद। मतलब मौका तो कम से कम सबमिट करने का, सेटल करने का। तो पैनिक सिचुएशन हो गई, और वो पैनिक सिचुएशन एक्चुअली अच्छी नहीं थी, और ऐसे होना भी नहीं चाहिए था। वो डिबेटेबल टॉपिक आज भी है, लेकिन पब्लिक को इतना परेशान करने की जरूरत नहीं थी, कोई और रास्ता निकाल सकते थे। बाद में डेटा ये आया कि जितने 1000 के नोट बंद किए ना, उससे ज्यादा 2000 के नोट मार्केट में घूम रहे हैं। तो कैश तो कम हुआ नहीं, जितना होना था उससे ज्यादा ही हो गया। तो वो उतना सक्सेसफुल आइडिया नहीं था जितना उन्होंने सोचा था, या इम्प्लीमेंटेशन में एरर हुआ हो। इस बार इनको पता थी कि अगर अभी ऐसा किया तो इस बार पब्लिक छोड़ेगी नहीं। 1000 वाले में तो ठीक था, लाइन में लग गए। अभी अगले साल इलेक्शन भी है, तो किसी को नाराज नहीं करना है, तो आराम से टाइम दे दो कि सितंबर तक जमा करवा देना। अब जिनके पास 2-2 हज़ार के नोट पड़े हुए हैं, वो 20-20 हज़ार रुपए जेब में लेके घूम रहे हैं, क्योंकि कंडीशन है ना, आप एट ए टाइम 10 नोट सबमिट कर सकते हो। तो हर रोज 20 हज़ार लेके निकलते हैं, जो बैंक खाली दिखी वहां जाके भर दिए। मतलब कहीं ना कहीं आप लाइन में लगे रहो, बिजी रहो, क्योंकि ये सब चीजें चलती रहने वाली है। तो लीगल टेंडर आज की डेट में 2000 का नोट है, लेकिन 30 सितंबर के बाद नहीं रहेगा। 1000 का नोट भी एक टाइम पे लीगल टेंडर था, लेकिन आज वो लीगल टेंडर नहीं। क्लियर? तो आप जब किसी को कुछ पेमेंट करते हो तो लीगल टेंडर के टर्म्स में, मतलब रिकग्नाइज्ड करेंसी के फॉर्म में होना चाहिए। फिर भी अपनी इंडियन पब्लिक अलग चलती है। लीगल टेंडर के बहुत सारे ऑप्शन है अपने पास। एक वो इक्लेयर्स की चॉकलेट आती है, दुकानदार के पास जाओ, छोटा पैसे नहीं है तो करते एक चॉकलेट ले लो, 2 चॉकलेट ले लो। तो वो कोई करेंसी थोड़ी ना है, 2 रुपए देने चाहिए ना अगर चेंज नहीं है, या चेंज देना है तो 2 रुपए का चेंज देना चाहिए। वो क्या करेगा, आपको चॉकलेट दे देगा। वो चॉकलेट भी अपने यहाँ करेंसी की तरह ही चलती है कि भाई नहीं अवेलेबल है तो चॉकलेट दे दो, कस्टमर ले भी लेगा। ठीक है, ऐसा होता है। अपने को भी करना चाहिए, चॉकलेट का डब्बा ले लो घर पे, जब भी सामान खरीदने जाओ ना, थोड़ी चॉकलेट पॉकेट में लेके ही जाओ। जहाँ आपको ऐसे 35 रुपीज 45 रुपीज देना, तो 3-4 चॉकलेट एक बार पकड़ा के देखो, दुकान वाले का क्या रिएक्शन होता है वो एक बार चेक करना। वैसे मैंने तो एक बार ट्राई किया हुआ है, दुकान वाले को मैंने सामने, अब 2 शॉप थी, मैं एक शॉप में गया, उससे सामान लिया, कुछ चीज़ें उसके पास नहीं थी, तो छुट्टे पैसे में ना उसने वही 3-4 चॉकलेट पकड़ा दी मुझे। अब जो बचा हुआ सामान लेना था, बाजू वाली शॉप में गया, तो उसमें ऐसे कुछ जो अमाउंट था उसमें कुछ चेंज देना था। मैंने लिटरली उसको 3 चॉकलेट ही पकड़ाई, तो मेरी शक्ल देख रहा है, बोले ये क्या है। मैं बोला तुम लोग चॉकलेट पकड़ाते हो चलेगा, मैं दे रहा हूँ नहीं चलेगा। मैं बोला बाजू में से ही दिए, आप डब्बे में डाल लो, कोई और कस्टमर आएगा उसको दे देना। मैं जब करेंसी है तो फिर दोनों तरफ से एक्सचेंज होनी चाहिए ना। तुम चॉकलेट दे सकते हो, मैं नहीं दे सकता, कौन सा रूल है। 2 मिनट उसमें सोचा, फिर सोचता है ना किस मुंह से बोलूँ, क्योंकि मैं भी तो यही करता हूँ। उसके काउंटर पे भी डब्बा पड़ा ही था चॉकलेट का, मतलब इसमें डाल लो, इसी में से फिर एक्सचेंज होता रहेगा। तो सच में ले ली उसने। मैंने चलो एक बार ट्राई करते हैं। हाँ, ना नहीं बोल पाया, ये होता है। एक ये दुकान वाले के साथ किया, एक मैंने ना पोस्ट ऑफिस में भी किया था ऐसा। अब पहले आप लोग क्या है, आपकी जनरेशन टेक्नोलॉजी वाली है ना, अभी आप लकी हो कि ऑनलाइन फॉर्म भरना है रजिस्ट्रेशन के लिए, ये मोबाइल फोन से भर के अपलोड कर देंगे। अब 5-7 ईयर्स पहले सिस्टम थोड़ा अलग था। जब हम लोग फाउंडेशन एग्जीक्यूटिव में थे, तो ये फॉर्म ना फिजिकली भरना पड़ता था। और फिजिकल फॉर्म भरने का मतलब, जो आपका काम अभी 15-20 मिनट में यहीं पे हो जाएगा, उसमें हमारा पूरा दिन जाता था। पहले इंस्टीट्यूट पे जाओ, चैप्टर ऑफिस पे फॉर्म खरीदो, फॉर्म को फिर मैन्युअली भरो। उसमें कैसा हो रहा है ना, अपना नाम लिखा ना, मैंने मेरा नाम लिखा, तो नाम के नीचे उनको पता है हैंडराइटिंग तो अपने इतने अच्छे होते नहीं कि समझ में आ जाए, फिर नाम में मिस्टेक आएगी। तो नाम के बॉक्स के नीचे ना वो OMR वाले सर्कल बने हुए थे A to Z। अब मेरा नाम लिख रहा हूँ स्नेह, तो फर्स्ट अल्फाबेट S, तो उसके नीचे मुझे S में वो जो है OMR की तरह उसको फिलअप करना पड़ेगा, फिर N फिलअप करना पड़ेगा, E फिलअप करना पड़ेगा, पूरा नाम ऐसे भरो। क्योंकि मेरे हैंडराइटिंग अगर उनको समझ नहीं आए तो बाद में फिर वो मार्कशीट पे, डॉक्यूमेंट में हर जगह स्पेलिंग मिस्टेक आएगी, फिर चेंज करवाना पड़ेगा। तो वेरिफिकेशन के लिए वैसा। अच्छा, फिर एड्रेस पूरा लिखवा, फिर एक होता है करस्पॉन्डेंस एड्रेस, एक होता है परमानेंट एड्रेस, वो सब डिटेल भरो। तो फॉर्म भरने में पहले तो 1-1.5 घंटा लगेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट जो आप अभी ये PDF अपलोड कर रहे हो, उसकी जेरोक्स कराओ। अच्छा, जेरोक्स कराने के बाद उसको नोटरी ऑफिसर से वो सिक्का लगवाओ, ट्रू कॉपी कराओ, तो वो करवाने अलग से जाओ, तो पूरा बंडल बनेगा। फिर इंस्टीट्यूट पे हम जाके वेरीफाई कराते हैं, देख लो सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर है या नहीं। और सरकारी काम में कितने भी डॉक्यूमेंट लेके जाओ, लास्ट में ना एक डॉक्यूमेंट तो बाकी निकालेंगे, बोले ये नहीं लाए। बोले तो बाहर लिख देना चाहिए ना, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, तो मैं लेके आ जाता। चलो वो कंप्लीट किया, फिर बोले इसके 2 सेट बनवाने थे, एक और जेरोक्स करा के लो। अब वो चल रहा है। फिर फॉर्म वेरीफाई कराओ। अच्छा, फिर बोलते हैं चलो फॉर्म ओके, अब एक एनवेलप बना लो, सारे डॉक्यूमेंट इसके अंदर रख दो, उसके ऊपर एड्रेस लिख दो, उसको पेस्ट कर दो। अब ये सब करने में ना आपका पूरा दिन खत्म हो गया। ये होता है। अच्छा, उसके बाद 2 ऑप्शन है। अब ये जो फॉर्म आपने एनवेलप बनाया, ये आपको पोस्ट करना है न्यू दिल्ली, जो ICSI का हेड ऑफिस है। तो या तो आप इंस्टीट्यूट पे जमा कर दो, वो एक साथ कोरियर कर देंगे, या आप खुद जाके पोस्ट ऑफिस में जाके उसको सबमिट करके। तो रेगुलरली ना हमारा पोस्ट ऑफिस जाना लगा रहता था। CA में जितनी ज़्यादा डिग्री करोगे उतनी बार पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा। तो रेगुलर था, और मेरा तो रेगुलर ही था, बिकॉज सारी डिग्रीज कर रहे थे, और सबके फॉर्म वैसे ऑनलाइन जाते, ये ऑफलाइन जाते थे। अब पोस्ट ऑफिस वाले मुझे ना शक्ल से जानते थे कि हर 2-3 महीने में कोई ना कोई फॉर्म भरने आ जाता है। वैसा पोस्टमैन भी जानता था, वो डिग्री और ये मार्कशीट और वो सब घर पे लेके आता था, तो पता था कि हाँ भाई इसकी एग्जाम है और फॉर्म भरने आया है। अब जब भी फॉर्म भरने जाता हूँ ना, तो स्पीड पोस्ट करते हैं। स्पीड पोस्ट का जो अमाउंट था ना बेसिक, दैट इज 39 रुपीज। अभी रेट शायद चेंज हो गया, 39 था। ऐसा नहीं कि 40 रुपीज रख दे काम खत्म हो जाए। अब जब भी जाके उसको पैसे दे रहा हूँ ना, 1 रुपया छुट्टा होगा नहीं, तो उसके बदले वो क्या करते हो, रेवेन्यू स्टैंप आता है ना अपना चिपकाने वाला, वो रेवेन्यू स्टैम्प जो है ना, वो उसके ऊपर वो मुझे 1 रुपये का रेवेन्यू स्टैम्प दे देते थे। मैं बोला स्टैम्प का क्या करूँ, बोले नहीं 1 रुपया छुट्टा नहीं, आप स्टैम्प रख लो।
अब ऐसे करते करते मेरे पास ना वॉलेट में 10-12 स्टैम्प जमा हो गए। हर बार जाता हूँ 1 रुपये का स्टैम्प। एक बार मैं सोचा यार आज मौका है मेरे पास, 39 रुपीज़ हुआ है, तो इधर मैंने 30 रुपये रखे, मैं उसको 9 स्टैम्प गिन के दिए, मतलब ये लो। तो वो काउंटर पर लेडी बैठी इधर उधर देख रही, सोच रही, बोले ये क्या है, मतलब आप ही ने तो दी, हर बार लेके जाते हो 1 रुपये का स्टैम्प देते हो, मेरे कोई काम तो आते नहीं और अनयूज्ड है, आप वापस ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है। तो सच में कंफ्यूज हो गए। फिर पीछे वो सीनियर ऑफिसर बैठे थे, उनको जाके पूछ के आई, बोले ऐसे स्टैम्प दे रहा है क्या करूँ, वो मुझे देख रहे हैं, मतलब लेने ही पड़ेंगे आप ही के दिए हुए स्टैम्प पे। तो बोले कोई बात नहीं रख लो। तो 12 स्टैम्प थे, 9 तो मैंने उसको पकड़ा दिए, बोला मैडम 3 और बचे, अभी नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो ये भी यूज कर लूंगा, ठीक है आपको चाहिए तो अभी से ले लो। तो वैसे करके उसको वापस लेने ही पड़े। तो मजा आ रहा था कि चलो भाई अपने को ऐसी चीजें मिल रही तो सामने कहीं ना कहीं अपने पे बैक कर सकते हैं। तो ट्राई करना, कभी चॉकलेट लेके जाना दुकान में, देखो क्या होता है। ठीक, तो ये लीगल टेंडर वाला मैटर हो गया। उसके बाद है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट ना एक गारंटी लेटर होता है, इसका सिस्टम बता देता हूँ। गारंटी ये बड़ा काम का डॉक्यूमेंट है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में। अब सपोज ऐसा है कि आपकी बिजनेस है, बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, और आप लोन्स बोरोइंग्स करते हो पूरे वर्ल्ड में, जो बैंक आपको सस्ते रेट पे लोन दे दे। अभी आप है ना यूएस की बैंक से लोन ले रहे हो, सस्ता पड़ रहा है आपको इंडिया के कंपेरिजन में। अब यूएस के बैंक वाले आपको जानते तो है नहीं, आपसे गारंटी मांग रहे हैं कि आप अगर ये लोन का पैसा डिफॉल्ट करोगे तो इसको पे बैक कौन करेगा। तो आपने ना अपनी इंडियन बैंक को बोला, आपका एसबीआई में अकाउंट है, आप वहाँ पे गए, उन्होंने आपने बोला कि ऐसे ऐसे मुझे लोन लेना है और मुझे गारंटी चाहिए, तो मेरा अकाउंट तो एसबीआई बैंक में है, तो आप मुझे गारंटी लेटर दे दो कि मैं बाहर से बोरोइंग कर सकूँ। तो इंडियन बैंक ऐसी गारंटी आपको दे सकती है, बट ये फ्री में नहीं होता। एसबीआई वाले बोलेंगे पहले तो देखो अभी लंच टाइम में आप बाद में आओ, ठीक है। तो आप लंच टाइम के बाद गए, फिर उन्होंने बात सुनी है आपकी, फिर बोले देखो फ्री में तो होगा नहीं, हम गारंटी ले रहे हैं आपकी क्योंकि आपके अकाउंट्स यहाँ पे सही है, आपका ट्रांजेक्शन ठीक है, लेकिन इसका कमीशन लगेगा। तो वो लोग कमीशन बेसिस पे आपको गारंटी लेटर इशू करके देते हैं। ये लेटर को अपने बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। ये लेटर ऑफ क्रेडिट लेके आप फॉरेन बैंक में सबमिट करोगे तो उसके बेस पे वो लोग आपको लोन देंगे या क्रेडिट लाइन देंगे, और आप पे ट्रस्ट करेंगे कि भाई हमारे पास गारंटी आ गई है। तो इसको एलसी या लेटर ऑफ क्रेडिट बोला जाता है, ये ध्यान रखो। नेक्स्ट लायबिलिटी, आपको पता है असेट लायबिलिटी, तो वो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट टर्म अपन ने टॉर्ट में पढ़ा था, लाइबेल और स्लैंडर। टॉर्ट में डिफेमेशन की बात हो रही थी, तो किसी की रेपुटेशन खराब करना, उसके 2 फॉर्म्स थे, वही वाला है। लाइसेंस, बड़ा बेसिक सा टर्म, परमिशन किसी चीज़ की। लियन का मतलब राइट होता है। लियन का मतलब कहीं ना कहीं आपका राइट रहेगा, आपका पोजीशन रहेगा किसी चीज़ पे, उसको लियन बोल सकते हैं, वैसा है। लिमिटेड लायबिलिटी अपने कंपनी लॉ में पढ़ चुके हैं। लिक्विडेटर की बात हो चुकी है, जो वाइंडिंग अप का प्रोसीजर करता है उसको लिक्विडेटर बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म बोला लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ कैश, कि भाई आपके पास डिस्पोजेबल मनी कितना हाथ में है। बहुत बार बिजनेस में, मार्केट में अपने सुनते हैं मार्केट में लिक्विडिटी का प्रॉब्लम चल रहा है। इसका मतलब पैसे सबके पास हैं बट कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड है, फ्री कैश नहीं पड़ा हुआ है कि खर्च कर दिया। फैमिली में भी ऐसा हो सकता है, आपके पास, आपके पेरेंट्स के पास भी पैसे तो हैं बट कहीं इन्वेस्ट कर रखे हैं, लॉक इन में है, अभी हाथ में पैसा नहीं है। वैसा ऐसे नहीं, पैसों की प्रॉब्लम है लेकिन खर्च करने के लिए डिस्पोजेबल मनी अभी नहीं है, तो दैट इज अ लिक्विडिटी प्रॉब्लम, वो हो सकता है। तो लिक्विडिटी का मतलब असेट्स इन टर्म्स ऑफ मनी। लिटिगेंट का मतलब जो लिटिगेशन फाइल कर रहा है, जो कोर्ट में केस फाइल कर रहा है, पार्टी टू द केस, सिंपल मीनिंग। इसके बाद मैंडेट। मैंडेट का मतलब अथॉरिटी या कंपल्सन। इसका एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे अपने एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। आइडिया एसआईपी क्या होता है? म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, है ना। तो म्यूचुअल फंड्स में टीवी पे ऐड आती रहती है कि एसआईपी अच्छा है, इन्वेस्ट करते रहना चाहिए, लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिलता है, मिलता भी है क्योंकि मार्केट में वो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, तो स्टॉक मार्केट में जा रहा है तो बढ़ेगा, तो आपका भी फंड इंक्रीज होने वाला है। अब म्यूचुअल फंड में जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एसआईपी में, वो मंथली बेसिस पे होता है। एवरी मंथ एक डेट पे आपके अकाउंट में से जो पैसा है वो डेबिट हो जाएगा। तो इसके लिए ना आप बैंक वालों को एक मैंडेट फॉर्म भर के देते हो या परमिशन देते हो कि भाई बैंक वाले को बोल दिया कि देख हर महीने की 5 तारीख को ना मेरे अकाउंट में से 5,000 रुपये ये म्यूचुअल फंड वाले को दे देना, मुझे पूछने मत आना। हर महीने की बात है, हर महीने परमिशन मांगोगे, फिर मैंने देखा नहीं, 1-2 दिन लेट हो गया तो प्रॉब्लम होगा, बेटर है आप ऑटोमेटिक इसको डेबिट कर देना। तो मैंडेट का मतलब अथॉरिटी देना, परमिशन देना रिपीटेड ट्रांजेक्शन के लिए, जिसमें बार बार पूछने की जरूरत नहीं। ठीक है। नेक्स्ट मैनिफेस्ट। ये कस्टम वाला टर्म है, इसको आप पेंडिंग छोड़ दो, लास्ट में अपने देख लेंगे। मार्केट लॉट वाला भी पेंडिंग छोड़ दो, वो भी वो स्टॉक मार्केट वाला टर्म है। एमसीए तो आपको पता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वो तो हम जानते ही हैं। मीडिएशन, इसको भी पेंडिंग रखते हैं, ये वो आर्बिट्रेशन से कनेक्टेड है, मैं एक साथ समझा दूंगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अपन पढ़ चुके हैं। मर्चेंट बैंकर, ये इंटरमीडियरीज हैं जो कहीं ना कहीं फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स में आपको हेल्प करते हैं। कंपनी के आईपीओज आते हैं, मर्जर अमालगमेशन होता है, उसमें जो पेपर वर्क करना होता है, लीगल वर्क करना होता है, वही इंस्टीट्यूशंस करते हैं। वैसा मर्जर का मतलब 2 कंपनीज को मिक्स करके एक एंटिटी बना देना, दैट इज मर्जर। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ये आपने पढ़ा हुआ है,
अलॉटमेंट के टाइम पे कम से कम एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी इतना आना चाहिए और इतने शेयर बिकने चाहिए, तो 90% बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना चाहिए, वो कंडीशन। मोनोपोली, किसी एक ही कंपनी के पास सारे एक्सक्लूसिव राइट्स है और कोई कंपटीशन नहीं है। मोरेटोरियम, मोरेटोरियम जो है अभी कोविड में ये टर्म बड़ा पॉपुलर हुआ था, मे बी आपने तब सुना हो। तो बैंक के जो लोन्स चल रहे थे लोगों के, उस पर ना बैंक ने मोरेटोरियम अनाउंस किया था। तो जैसे मेरा कार लोन, होम लोन चल रहा है, अब कोविड में क्या था, इनकम तो आनी बंद हो गई, सैलरीड लोगों की सैलरी बंद हो गई काफ़ी लोगों की, तो ईएमआई का पैसा कहाँ से भरेंगे जब सैलरी नहीं आ रही। तो आरबीआई ने बोला कि अगर आपके पास फंड्स नहीं है तो आप है ना ईएमआई पॉज करवा सकते हो कि मैक्सिमम 6 मंथ्स तक, कि अगले 6 महीने तक अगर आप ईएमआई नहीं पे करोगे तो चलेगा, सिर्फ उस ड्यूरेशन का इंटरेस्ट देना है, वो भी बाद में ऐड हो जाएगा, अभी पे नहीं करना है, ठीक है। और उसके बाद आप वापस से ईएमआई रिज्यूम कर लेना, क्योंकि ये टेम्परेरी कंडीशन है, तो अभी हम आपको रिलैक्सेशन दे सकते हैं। तो फ्रीजिंग ऑफ योर ईएमआई और पेमेंट्स, उसको यहाँ पे क्या बोला जा रहा था, दैट इज मोरेटोरियम, ऐसा होता है। मॉर्गेज, किसी चीज को गिरवी रखना, सिंपल टर्म। नेक्स्ट एब्रीवेशन है, ये आपने पढ़ा भी होगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एमसीक्यू में आता था। फिर 213 में नेस्डैक, ये यूएस का स्टॉक मार्केट है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटी डीलर्स ऑटोमेटेड कोटेशन। वहाँ पे यूएस में जो टेक कंपनीज हैं उनका एक अलग से इंडेक्स बना हुआ है, उसको नेस्डैक बोला जाता है शॉर्ट में। ये है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में बड़े सिंपल नाम, चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बैंक नोट, ट्रेजरी बिल्स, ये सब आपने पढ़े हुए हैं। नेट प्रॉफिट आपको पता है, नेट वर्थ आपको फॉर्मूला पता है, असेट और लायबिलिटी का डिफरेंस। नो डिलीवरी पीरियड का मतलब ये है कि अभी इस ड्यूरेशन में शेयर्स का ट्रांसफर नहीं होगा। अगर आप किसी को शेयर बेचोगे तो उसके नाम पे पास ऑन नहीं होंगे जब तक ये ड्यूरेशन चल रहा है। तो शॉर्ट टर्म के लिए कितनी बार कंपनीज कैलकुलेशन के टाइम पे डिलीवरी या ट्रांसफर को बंद कर देती है, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन के लिए, उसके बाद ये ओपन हो जाता है। टेम्पररी सिचुएशन रहती है। नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब ऐसे शेयर जिस पे आपको अरियर वाला डिविडेंड नहीं मिलेगा। जिस साल का डिविडेंड है मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो अगले साल ये वाला वापस नहीं मांग सकते, दैट इज नॉन क्यूमुलेटिव। नॉन करंट लायबिलिटी, बैलेंस शीट आइटम। नॉन ऑपरेटिंग असेट्स, ऐसी असेट्स जो आपकी बिजनेस असेट नहीं है, आपने साइड इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं, तो आपकी कंपनी का बिजनेस प्रोडक्शन का है, मैन्युफैक्चरिंग का है, उससे आपने जो प्रॉफिट कमाया वो पैसा आपने बॉन्ड्स में, शेयर्स में, सिक्योरिटीज में लगा दिया, तो ये जो सिक्योरिटीज है आपकी नॉन ऑपरेटिंग असेट हो गई, इसका बिजनेस ऑपरेशन से डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं वैसा, तो ये कैटेगरी है। नोटराइज करना मतलब किसी डॉक्यूमेंट को नोटरी ऑफिसर से, नोटरी पब्लिक ऑफिसर से ऑथोराइज करवाना, स्टैम्प करवाना, वो वेरीफाई करते हैं कि डॉक्यूमेंट जेन्युइन है। वैसे तो जेरोक्स पे अपने जनरली कराते हैं ट्रू कॉपी, वही ऑफिसर को नोटरी पब्लिक बोला जाता है। लास्ट में 2 अगेन स्टॉक एक्सचेंज के नाम, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अपना इंडिया में और एक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, पता चला ये। बस तो यहाँ तक रखते हैं, एन वाले कंप्लीट हो गए, फिर ओ से अपने कल कंटिन्यू करेंगे।